जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी पी वाई क्यू पूछे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीन्स यदि आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट मेरा सही तरह क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी पी वाई क्यू पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस मेरी शर्त इतनी सी आपसे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्योंकि यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल हमसे पूछा क्या गया, तो ये मान लो 50% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, वहीं पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर 50% तो मैं है ही हूं आपके साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या पूछा गया इसमें। तो हमसे बोला गया बच्चे, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन कौन सी है। देखो ऑप्शन पढ़ो सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए देखा, कांस्टेंट पीरियड। जो पीरियड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, नहीं ये कोई जरूर नहीं है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन आर प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। देखो क्या होता है भाई, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, जैसे चाहे इधर डिस्प्लेस करे या चाहे इधर डिस्प्लेस करे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है भाई, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना, माइनस के एक्स। यदि मैं यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 के एक्स। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या पे एक्स, और ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो बच्चे एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गए, एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की लाने की तरफ काम नहीं करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, तो तब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगी। तो बिल्कुल, तो बेटे यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स उतना ही लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोला गया है, व्हेन ए मास एम इज हंग ऑन स्प्रिंग। ठीक है, कोई भी एक मास एम स्प्रिंग पे लगाया हुआ है, द स्प्रिंग स्टेज बाई 6 सेंटीमीटर। और जो स्प्रिंग बच्चे कितना स्ट्रेच हुई, तो एल की वैल्यू कितना आ गई बच्चे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड ए लिटिल एंड रिलीज, देन द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम विल बी। तो जब उसको थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो उस टाइम पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड की हमारे पास फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला बेटे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में एल वाई जी। लेकिन यहाँ पे जो एल हम लेंथ लेते हैं बच्चे, वो किस में लेते हैं, मीटर में। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो आप 6 सेंटीमीटर को मीटर में। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, तभी किस में कन्वर्ट होगी, मीटर में। तो यहाँ से वैल्यू कितना है, 0.06 मीटर। तो चलो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 2 पाई। पाई की वैल्यू कितना होती है, 3.14 इंटू 0.06 अपॉन वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 9.8। देखिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे इस वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चे, 0.49 सेकेंड हमारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। आएगा, मैंने 2 3 बार किया हुआ, बच्चों ने इतना बार डाउट पूछा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें कई बच्चों को डाउट आता है, तो बहुत ध्यान से आ सकता है इससे क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। क्या बोला गया, ए स्प्रिंग हैज लेंथ एल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक स्प्रिंग बेटे एल, जैसे मान लो ये हमने एक स्प्रिंग मान लेता हूं मैं, ये स्प्रिंग स्प्रिंग बेटे जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के। इट इज कट इनटू 2 पीसेज ऑफ लेंथ L1 एंड L2।
अब जो स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल थी बच्चे, इसको क्या किया, दो पीसों में कट कर दिया है। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। तो इसको दो पीसों में कट कर लिया। एक पीस की लेंथ हो गई L1 और एक पीस की लेंथ हो गई L2। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है फर्स्ट वाले का K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चे K2। अब हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ बच्चे क्या, कि जो L1 है वो क्या है एंड L2, और एंड क्या यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमसे क्या पूछा गया, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लेंथ L1। तो जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग L1 का, मतलब जो K1 है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए निकालते इसकी वैल्यू। तो देखो हमें यहाँ पे रिलेशन दे रखा है L1 इक्वल टू NL2। देखो हम फोर्स की वैल्यू जानते हैं, फोर्स क्या होता है यहाँ पे माइनस के एक्स, एक्स के यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने एल लिया तो एल लिख लो इसको। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के एल। और हम जानते हैं यदि हम फोर्स कांस्टेंट है तो के और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यदि हमें एक रिलेशन दिया हुआ क्या L1 इक्वल टू एन L2, तो यदि हम के में रिलेशन निकाले, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट का रिलेशन निकाले तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे K2 इक्वल टू एन K1। यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ L है, दो टुकड़े हमने कर दिए L1 और L2। यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इन टुकड़े नहीं करते, जैसे मान लो इसके हमने दो हिस्से नहीं किए और इसको मैंने एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे भाई L1 L2 जब सीरीज में एक दूसरे से ऐड है तभी तो लेंथ L1 बनी है। तो देखो यहाँ से रिलेशन निकालू मैं K का, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 1/K इक्वल टू क्या, मैं 1/K1 प्लस K2 लिख सकता हूँ यहाँ से। भाई मैं मान रहा हूं कि मैंने इस लेंथ के दो टुकड़े नहीं किए उससे पहले, क्या ये कंडीशन बन जानी चाहिए हमारी, बिल्कुल बन जानी चाहिए। भाई ये दोनों क्या एक दूसरे सीरीज में थे दोनों, जो कि के इक्वल होगी। चलो यहां से इसको वैल्यू निकालते हैं। तो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 की वैल्यू हमें दे रखे थे कितना NK1। तो चलो इसके लिख दो आप NK1। यहां से देखो निकालो वैल्यू NK1, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे N प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/K। तो यहां से वैल्यू निकालता हूं बच्चे NK1 इक्वल टू कितना हो जाएगा N प्लस 1 इंटू K। तो यहां से बेटे वैल्यू कितना आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी बेटे यहाँ से N1 इंटू K अपॉन N। तो यहां से बच्चे K1 की वैल्यू कितने आ गई N1 प्लस 1 अपॉन N इंटू K। तो यहां से वैल्यू कितने आ जाए बच्चे N प्लस 1 अपॉन N इंटू K। ऑप्शन नंबर डी बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस आपको दो रिलेशन याद रखना है, एक तो ये रिलेशन याद रखना कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये हमारा जब भी स्प्रिंग इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है तो जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वैसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया बेटे यहाँ पर ए पार्टिकल ऑस्किलेट इन वन डायमेंशन about the equilibrium position subjected to a force Fx that has an associated potential energy Ux if K is the force, बच्चे K is the force constant, which one of the following relation is true। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बोला गया हमें, यहाँ पे फोर्स के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, फोर्स क्या होता है माइनस के एक्स। ठीक है, यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी के बेटे फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे फोर्स कितना देखा माइनस के एक्स स्क्वायर, गलत, फोर्स माइनस के एक्स ये सही है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स गलत, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर एक्स नहीं के एक्स स्क्वायर, तो ये भी गलत। तो यहाँ से बेटे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन इज। तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। देखो हम जानते हैं बेटे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में, यदि हम बात करें
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना फेज चेंज होता है? 90 डिग्री। इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना होता है? 90 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बेटे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है फॉर ए सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी एक सिंपल पेंडुलम बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे? तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, बिल्कुल होती है। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला मीन पोजीशन पे कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, और ये मैक्सिमम होती है। तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोला? क्या देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। क्या पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है? नहीं बच्चे, मीन पोजीशन पे तो कितनी होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। क्या एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है? नहीं बेटे, एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पे कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? केवल फर्स्ट सही है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन करेक्ट। ठीक है, ओनली वन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बेटे बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही, और आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। यदि एग्जामिनर चाहता है कि आपको थोड़ा डराया जाए, तो ऐसा क्वेश्चन देख के वो डरा सकता है, और ऐसा क्वेश्चन देख के आपको डरना पॉसिबिलिटी है। कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटे, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। तो इसको ध्यान से समझना। इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। देखिएगा इसकी लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पहले बता रहा हूं आपको। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन को समझिए आप ध्यान से। पहले सबसे पहले कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर मान लो आंसर भी फटाफट आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया? ए पेंडुलम बीस्ट फास्टर देन ए स्टैंडर्ड पेंडुलम। भैया एक पेंडुलम हमारे पास फास्टर देन ए स्टैंडर्ड पेंडुलम। मान लो हमारे पास एक पेंडुलम स्टैंडर्ड, इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया 10 सेकेंड है। ठीक है, और एक फास्टर पेंडुलम बेटे क्या बोला गया? ए पेंडुलम बीस्ट फास्टर देन ए स्टैंडर्ड पेंडुलम। और जो फास्टर बच्चे इसका टाइम पीरियड मान लो ज्यादा, मान लो 20 सेकेंड है। ठीक है, in order to bring it to the standard beat, the length of the pendulum is to be, in order to bring to the standard pendulum, हमें क्या करना है? ये जो फास्टर पेंडुलम है इसको स्टैंडर्ड पेंडुलम के यहां तक लाना है। ठीक है, तो उसके लेंथ को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए फास्टर पेंडुलम में क्या है? टाइम पीरियड ज्यादा है। टाइम पीरियड ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब क्या हो गया? कि देख क्वेश्चन दोबारा समझो। क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसको क्वेश्चन को हिंदी समझो। मैं आपको हिंदी से अच्छी तरह समझा पाऊंगा इसको ना। क्यों आपको समझ नहीं आएगा? मेरे को तो वो दिमाग में ये चीजें सेट हुई है कि कॉन्सेप्ट किस तरह, लेकिन आपको समझाऊंगा मैं इस तरह। देखो ध्यान से, देखो एक लोलक है और मानक लोलक। देखो एक लोलक मानक लोलक से तीव्र गति से विस्पंद कर रहा है, मतलब ऑस्किलेट कर रहा है। अगर उसे मानक विस्पंद तक ले जाना है, क्या कर रहा है? ये जो फास्टर बच्चे, इसको हमें यहां तक ले जाना है, स्टैंडर्ड तक ले जाना है। स्टैंड तक, इस स्टैंडर्ड तक ले जाना फास्टर को। तो क्या करना पड़ेगा? टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा,
और टाइम पीरियड कम कैसे करें बच्चे? टाइम पीरियड कम का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मान लो फास्टर क्या है, टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है। टाइम पीरियड ज्यादा मतलब आप क्या समझ रहे हो, टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ऑसिलेटर उतने ही कम करेगा, ऑसिलेट जितना ही कम करेगा, ठीक है। भाई टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड ज्यादा मतलब क्या होता है कि एक चक्कर पूरा करने में टाइम ज्यादा लेता है। अब इससे क्या करना है, टाइम पीरियड कम करना है, ठीक है। भाई टाइम पीरियड यदि इसको कम करना है तो कब होगा बच्चे, जब इसकी जो वेव लेंथ है बेटे, वेव लेंथ नहीं सॉरी लेंथ, सॉरी लेंथ, हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा और फास्टर करना है। फास्टर करना है बच्चे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है। टाइम पीरियड बढ़ेगा कब बजे बच्चे, यहाँ पे देखो हम रिलेशन जानते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा बच्चे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तभी तो बेटे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम भाई, एक हमारे पास स्टैंडर्ड पेंडुलम, देखो दो बार समझो यार ना, कहीं मैंने आपको कंफ्यूजन तो नहीं कर दिया ज्यादा, एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देखो उसमें मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है। देखो दोबारा समझो, दोबारा समझा तो मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे लग रहा है कि मैं आपको इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ कहीं शायद, ज्यादा मेरे को लग रहा है, खुद को फील हो रहा है, चाहे आप शायद समझ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए पेंडुलम बीट्स फास्टर देन ए स्टैंडर्ड पेंडुलम। एक पेंडुलम बच्चे फास्टर है, उसका जो टाइम पीरियड बच्चे वो स्टैंडर्ड पेंडुलम से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है इस लाइन में, नेक्स्ट हमने क्या बोला है, इट ऑर्डर टू ब्रिंग इनटू द स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड बीट, हमें क्या करना है, इस फास्टर की बीट्स लानी है स्टैंडर्ड तक। तो क्या करना पड़ेगा कि इसको जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, और टाइम पीरियड देखो फास्टर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड फास्टर है, ज्यादा है, टाइम पीरियड ज्यादा मतलब क्या है कि वो एक चक्कर पूरा करने में टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसका ऑसिलेशन क्या हो रहा है, धीमा हो रहा है, ठीक है। भाई टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा वो स्लो उतना ही होगा, ये चीज ध्यान रखना, उसका टाइम पीरियड उतना ही, टाइम पीरियड ज्यादा मतलब एक चक्कर पूरा करने में टाइम ज्यादा लेगा, और टाइम पीरियड जितना कम होगा उतना ही फास्ट होगा। तो हमें क्या करना है, यदि इसका टाइम फास्टर का टाइम पीरियड का क्या करना, कम करना, हमें स्टैंडर्ड तक लाना है। स्टैंडर्ड तक लाएंगे तो यदि इसका क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा, और टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा भाई। देखिए फास्टर का ज्यादा है, स्टैंडर्ड का क्या है, टाइम पीरियड क्या है इसका, टाइम पीरियड इसका कम है स्टैंडर्ड का, ठीक है। फास्टर का क्या है, टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टैंडर्ड तक लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो बच्चे लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम लेंथ इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। आई थिंक अब तो आ गया वो समझ में यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये ना मैंने एक दो बच्चों को बहुत बार समझाया, फिर दो तीन बार जाके समझ में आता है बच्चों के पूरी तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया हमसे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू ऑसिलेटर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू ऑसिलेटर ईच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है।
टू रिमेन इन फेज विथ ईच अदर, तो एक ही फेज में, इफ दे हैव डिफरेंट दो एक ही कला में रहना असंभव है, रिमेन इन फेज सेम इफ दे हैव डिफरेंट टाइम पीरियड। बिल्कुल, यदि टाइम पीरियड अलग होगा तो फेज सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, यदि मैं आप बात करूं टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर remain in same phase, remain in phase if have equal time period। भाई जब दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा तभी तो सेम फेज होगा। तो यदि दोनों का फेज अलग है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, वहां पे अलग होगा। सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बेटे हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछेगा बेटे, ए स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू कहां पे होती है बेटे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है एक्सट्रीम कंडीशन पे। वही हमने वैल्यू पढ़ी थी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और 22 की वैल्यू बच्चे मीन पे कितनी होती है, जीरो। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, जीरो। और एक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे कितने हो जाएगा बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, सॉरी ओमेगा स्क्वायर बाई की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर ए। तो द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग द टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग, हाँ ऑप्शन नंबर बेटे यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया फॉर ए सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन t square and l where t is the time period and l is the length is। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, और किसके बीच में बनाना है, एक्चुअल में टी स्क्वायर और एल के बीच में। तो देखो रिलेशन हम जानते हैं, टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो हम जानते हैं टी क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यदि यहां से निकाले टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो यदि हम रिलेशन निकालो किस किसके बीच में, टी स्क्वायर और लेंथ के बीच में यदि ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो ओरिजिन से पास होगा। इस तरह का ग्राफ बनाएगा, हमने बनाए हुए थे, मैं थ्योरी जब पढ़ाई थी आपको तो वहां पे पढ़ाए थे, 3 ग्राफ पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, याद हो तो, यदि आपने नहीं पढ़े तो आप साइंस फॉर एंड जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई फिजिक्स की। तो वहां पे सेकंड लेक्चर में आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहां पे जाके देख लेना, डाउट हो तो कुछ भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल, कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा प्रॉपर जो कि ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोला गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, द मोशन इज। देखो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन देगा बच्चे, क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें ये बताना है ये किस तरह की इक्वेशन है। तो देखो एक फॉर्मूला आप जानते होगे, एक फॉर्मूला बेटे आपने जानते होगे क्या, कॉस ओमेगा टी, इस तरह कुछ फॉर्मूला पढ़ा चाहिए आपने कि कॉस टू थीटा वगैरह, इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैं यहां से रिलेशन निकालू कॉस ओमेगा टी, सॉरी कॉस टू ओमेगा टी, टू टू को कहां बोल रहा हूं मैं, कॉस टू ओमेगा टी, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। यदि मैं यहां से वैल्यू निकालो चाहिए टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी कॉस टू ओमेगा टी, ये गलती होती है बार बार। तो यहाँ से यदि वैल्यू निकालू मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। और तो ये सी कॉस का ओमेगा टी की यदि मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, देखो 1 प्लस
cos 2 ओमेगा टी बाई 2। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। और किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा चाहिए? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा बच्चे इसका? ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करी बच्चे? सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 4 फोल्ड। जो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ बच्चे उसको कितना इंक्रीज किया गया है? 4 गुना, मतलब एल डैश इक्वल टू कितना हो गया? 4l। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा वो निकालते हैं। तो चलिए निकालते भाई। टाइम पीरियड पहले इनिशियल क्या था? 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। और अब यदि वैल्यू निकाले टी डैश की तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 पाई अंडर रूट में एल डैश अपॉन जी। तो कितना वैल्यू आ जाएगी? देखो 2 पाई अंडर रूट में एल डैश, वैल्यू कितना आ गई? 4 गुना 4l अपॉन जी। 4 को बाहर निकालेंगे कितना जाएगा? 2। तो 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। तो क्या आ जाएगा? 2। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल टी के इक्वल हो गई। तो टी डैश इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 2t। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो इनिशियल वैल्यू होगी बच्चे उससे 2 गुना यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12।